सभी का इस वर्चुअल मीटिंग में मैं यहाँ पे अक्षय नेटसर्फ कंपनी की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे कि आपने देखा लगातार हम हर गुरुवार आपको बायोफिट का हर एक क्रॉप का ट्रेनिंग यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें हम प्रोडक्ट डिटेल नहीं, लेकिन जो कुछ हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स है उसका कॉम्बिनेशन करके या उसके डोसेज करके किस प्रकार से फार्मर को देना है या किस शेड्यूल के माध्यम से फार्मर को वहां पे प्रोडक्ट्स बताने हैं, इसका मीटिंग में हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हर गुरुवार की रात नेटसर्फ के नाम ये जो कंसेप्ट प्रतीक सर ने हमारे लिए लाया है, तो उसका ज्यादा से ज्यादा रिटेलर्स हमें इस मीटिंग में बिठाने चाहिए, क्योंकि हमें एज अ नेटसर्फ डायरेक्ट सेलर इनकम बढ़ाना है। तो जितना भी हमारा टीम एजुकेटेड रहेगा, अपडेटेड रहेगा, उतना ज्यादा फायदा प्रोडक्ट सेलिंग में हमें होने वाला है। तो इसी के लिए ही यह मीटिंग आपके लिए चालू किया है। मेरा आवाज आई थिंक सबको क्लियर आ रहा है? ठीक है प्रतीक सर, आवाज क्लियर? माय वॉइस इज क्लियर? चैट में बताओ आवाज आ रहा है कि नहीं। यस 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 यस, आवाज तो आ रहा है सभी लोगों का। सभी सॉरी मेरा तो चैट में आपने रिप्लाई दे दिया है। तो दोस्तों, जैसे कि आज का मेन टॉपिक है हमारा जिंजर कल्टीवेशन। जिंजर का जैसे प्रतीक सर ने बताया कि बहुत ज्यादा मात्रा में इंडिया में जिंजर कल्टीवेशन होता है। वर्ल्ड का 35% जिंजर सिर्फ इंडिया में होता है। उसमें भी अगर लीडिंग स्टेट हम देखेंगे तो कर्नाटका, हमारा उड़ीसा, हमारा महाराष्ट्र, हमारा गुजरात, हमारा एमपी, ये जो मेजर स्टेट्स है, इस मेजर स्टेट को मिला के 65% तक का जिंजर प्रोडक्शन इन 4-5 स्टेट्स में होता है। और स्पेशली हमारा नॉर्थ ईस्ट अगर देखा जाए, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया वो जिंजर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन में सबसे आगे, मतलब ऑर्गेनिक जिंजर करते हैं क्या करते हैं, लेकिन उसमें सबसे आगे हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है। तो उन सभी लोगों के लिए मीटिंग भी ज्यादा से ज्यादा फायदेशीर रहने वाला है। जिंजर इस क्रॉप का अगर हम देखते हैं तो जिंजर इस क्रॉप में हम तरह तरह के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, तरह तरह के केमिकल का या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। उससे जाने से पहले जिंजर क्रॉप को समझ लेते हैं। लगभग 18 महीने तक के एक क्रॉप चलता है। उसका जो कुछ शेड्यूल है या कुछ जो वेजिटेटिव ग्रोथ स्टेज है, उसका लगभग 5 से 6 महीने तक का होता है। और 60 महीने के बाद उसका हार्वेस्टिंग पीरियड बोलो या मैच्योरिटी पीरियड वहां पे चालू हो जाता है। तो लॉन्ग टर्म वाला या एनुअल क्रॉप इसे आप बोल सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इस जिंजर क्रॉप के लिए उस रहती है सॉइल। जिंजर कहाँ पे आता है, मिट्टी के ऊपर या मिट्टी के नीचे? तो जिंजर आता है मिट्टी के नीचे। तो इसलिए जिंजर इस क्रॉप पे मिट्टी को सुधारना या मिट्टी के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। तो मिट्टी को अगर सुधारना है, मिट्टी के ऊपर काम करना है, मिट्टी की खेती करनी है, तो मार्केट में सबसे अच्छा प्रोडक्ट हमारे पास नेटसर्फ के बायोफिट के पास प्राप्त है। तो उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके कैसे हम मिट्टी को सुधार सकते हैं, कैसे मिट्टी में उस अच्छी मिट्टी में जिंजर का अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं। अगर मिट्टी अच्छी नहीं हुई तो जिंजर का प्रोडक्शन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो मिट्टी में हम जिंजर का कैसे प्रोडक्शन ज्यादा ले सकते हैं, मिट्टी में कुछ प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद स्प्रेइंग का क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, सीड ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, लैंड प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, इन प्रोडक्ट इस सब की जानकारी आज के मीटिंग में आप सभी को मिलने वाली है। दोस्तों, जैसे मैंने बताया मिट्टी के ऊपर काम करना है तो मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, और मिट्टी के लिए बायोफिट से बढ़िया सॉल्यूशन मार्केट में आज तक अवेलेबल नहीं है। तो इस बायोफिट का फायदा हमें हमारे इनकम बढ़ाने के लिए, हमारा जो कुछ टीम बढ़ाने के लिए करना चाहिए। तो जैसे जिंजर मैंने बताया, उसके ऊपर मिट्टी के ऊपर काम करना है, तो सबसे पहले उस क्रॉप के लिए लैंड प्रिपरेशन कैसा होता है ये हम पहले देखते हैं। ठीक है, एक मिनट। पीपीटी दिख रहा है सब लोगों को? यस, दिख रहा है। यस 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 यस, तो 50 दिख रहा है। तो इस जिंजर प्रोडक्शन के लिए लैंड प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर लैंड अच्छा नहीं हुआ, मैंने लैंड में कुछ प्रैक्टिसेस अच्छे नहीं किए, तो बाद में मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वहां पे होने वाला है। तो लैंड प्रिपरेशन के लिए सबसे पहला पॉइंट अगर हम देखते हैं तो उस लैंड में फ्लोइंग अच्छा होना चाहिए। लगभग 30 से 40 मीटर सेंटीमीटर डेप्थ का, 30 से 40
सेंटीमीटर डेप्थ का प्लोइंग वहां पे होना चाहिए। और प्लोइंग करते समय उस फील्ड में हमें आयरन, जो लोखंड या आप जिसे लोहा बोलते हो, लोहे के प्लो का इस्तेमाल हमें वहां पे करना है। क्यों? क्योंकि इस चीज में हमें सॉइल को बहुत ढीला ढाला करना पड़ता है, मराठी में बोला जाए तो भुसभुशित करना पड़ता है, लूज करना पड़ता है। तो लूज करने के लिए आयरन प्लो से 30 से 40 सेंटीमीटर का डीप प्लोइंग यहाँ पे जरूरी है। और उसके बाद क्रिस क्रॉस हैरोइंग जो हम बोलते हैं, तो 3 से 4 क्रिस क्रॉस हैरोइंग आपके सॉइल में वहां पे होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? जितने भी हार्ड पैन में होगा, जितना भी हार्ड मटेरियल होगा, जितने भी क्लॉट्स रहेंगे, उस क्लॉट्स को हमें पहले ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। और उसके ब्रेक डाउन होने के बाद हमें यहाँ पे FYM का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब हम ऑर्गेनिक खेती की बात करते हैं तो सबसे पहला आता है फार्म यार्ड मैन्यूर, जिसके माध्यम से क्रॉप को या सॉइल को न्यूट्रिएंट्स वहां पे मिलते, ज्यादा मात्रा में मिलते। तो इस क्रॉप के लिए लगभग 8 टन का FYM, गोबर खाद बोल सकते हो, कंपोस्ट बोल सकते हो, तो लगभग 8 टन पर एकड़ का यहाँ पे लग जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहले प्लोइंग करना है, उसके बाद 30 से 40 सेंटीमीटर डेप्थ वाला प्लोइंग वहां पे होना चाहिए। उसके बाद 3 से 4 हैरोइंग वहां पे होने चाहिए। 8 टन का वहां पे हमें जैविक खाद, गोबर खाद या कंपोस्ट का इस्तेमाल वहां पे करना है। अगर कंपोस्ट का इस्तेमाल आपको करना है तो कंपोस्ट बनाने के लिए नेटसप के पास बायोफिट कल्चर नाम का प्रोडक्ट है, जो कि हम हर एक सेशन में वहां पे देख रहे हैं। तो इस बायोफिट प्रोडक्ट के माध्यम से आप कंपोस्ट बना सकते हो, कंपोस्ट की वैल्यू वहां पे इंक्रीज कर सकते हो। तो इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल आपको कंपोस्ट बनाने के लिए वहां पे करना है। तो इस प्रकार से आपका लैंड प्रिपरेशन वहां पे होना चाहिए। अगर इसका कल्टीवेशन देखते हैं तो कल्टीवेशन या लैंड जो फील्ड का स्ट्रक्चर है, तो फील्ड का स्ट्रक्चर वहां पे रोज एंड फरोज में, मतलब क्या, वाफे या दादी वाफे जिसे मराठी में बोलते हैं, या बेड्स आप बोल सकते हो, तो अच्छी तरह से बेड प्रिपरेशन वहां पे होना चाहिए। तो बेड प्रिपरेशन आप यहाँ पे देखते हो तो हाइट वाला बेड प्रिपरेशन यहाँ पे प्रेफर किया जाता है, नॉर्मल प्लेन लैंड पे वहां पे नहीं होता। अगर आप सॉइल में देखते हो तो रीजेस एंड फरोज होते हैं, तो रीजेस के ऊपर वहां पे इसका कल्टीवेशन होता है। तो आपको अच्छी तरह से बेड्स वहां पे बना के लेने, तो इन बेड के ऊपर वहां पे जिंजर का कल्टीवेशन होता है। तो इस तरह से लैंड प्रिपरेशन वहां पे होना चाहिए। दूसरा पॉइंट रहता है हमारा सीड ट्रीटमेंट, जिसके माध्यम से हमने आज तक देखा बहुत सारे अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आपने खुद हमें भेजे। तो बहुत अच्छा लगा कि सीड ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करने के लिए या सीड ट्रीटमेंट करने के लिए आप स्टिमरिच, रैपअप, हमारा बायोफिट पी, बायोफिट एन, इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हो। तो इसी तरह से आपको सीड ट्रीटमेंट करना है और सीड ट्रीटमेंट से ज्यादा जर्मिनेशन वहां पे लाना है। तो दोस्तों इसमें सीड ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जिंजर का सीड बहुत ही महंगा आता है। लगभग आप देखोगे जिंजर का सीड का कॉस्ट बहुत ही ज्यादा मात्रा में, नॉर्मल सीड का कॉस्ट और जिंजर वाले जो सेड्स रहते हैं उनका कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। अगर एक भी वहां पे उगा नहीं तो बहुत ज्यादा मात्रा में या बहुत ज्यादा नुकसान फार्मर का वहां पे हो जाता है। तो जिंजर का सीड का कॉस्ट बहुत ज्यादा है मार्केट में। तो हमें खबरदारी क्या करती है, वहां पे सीड ट्रीटमेंट होना ही चाहिए। कुछ क्रॉप में नहीं किया तो भी चलता है, ऑलरेडी कुछ क्रॉप में कंपनी से बीज आता है, उसमें ऑलरेडी सीड ट्रीटमेंट किया होता है, लेकिन जिंजर इस क्रॉप में सीड ट्रीटमेंट होना जरूरी है। इस क्रॉप का अगर हम प्लांटेशन देखते हैं या उसकी हम कब इस जिंजर का कल्टीवेशन करते हैं, तो लगभग 15 में से 30 जून तक इसका कल्टीवेशन वहां पे किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि यहाँ पे हम लैंड प्रिपरेशन अच्छा कर सकते हैं, लैंड अच्छा रहता है, सॉइल में मॉइस्चर कम रहता है, तो इसका फायदा हम यहाँ पे उठा सकते हैं। तो 15 से 30 जून तक यहाँ पे सीड या प्लांटेशन का टाइम रहता है। तो इसके बाद अगर आप करोगे, तो इसके बाद अगर आप यहाँ पे प्लांटेशन करोगे, तो उस प्लांटेशन में आपको तरह तरह के सॉइल बॉर्न फंगस का अटैक या आपका जिंजर का सड़ना, ऐसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स वहां पे दिखाई पड़ेगी। तो आइडियल स्टेज कौन सा इसका प्लांटेशन का जो अभी चल रहा है, तो 15 मई से लेके 30 जून तक का इसका आइडियल स्टेज वहां पे सीड प्लांटेशन का है। कितना सीड लगता है? तो 1400 से लेके 2000 kg फॉर 1 हेक्टर लैंड। 1 हेक्टर मतलब लगभग 2.5 एकड़ के लिए मुझे कितने सीड्स लगते हैं?
1400 केजी या 2000 केजी सीड्स वहां पे मुझे लगते हैं, तो ज्यादा मात्रा में सीड का वेट वहां पे होता है, तो इसलिए इस सीड का कॉस्ट भी वहां पे बढ़ता है। तो 1400 से लेके 2000 केजी तक का एक एकड़ में वहां पे सीड होता है। और इसका नंबर वेरी क्यों है, क्योंकि कुछ जगह पे उसका जो स्पेसिंग है, रो टू रो स्पेसिंग बोलो या प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस बोलो, हर जगह अलग किया जाता है। यहाँ पे सातारा में अलग किया जाता है, या छत्रपति संभाजीनगर में अलग किया जाता है, कर्नाटका में अलग किया जाता है, उड़ीसा में अलग किया जाता है। तो एवरेज जब हम देखते थे 1400 से लेके 2000 केजी, मतलब 14 से 20 क्विंटल का सीड यहाँ पे इस एक हेक्टर लैंड के लिए इसमें लगता है। तो इसमें सीड ट्रीटमेंट किसका करना है, तो स्टिमरिच लेना है हमारा हर सीड ट्रीटमेंट के लिए। स्टिमरिच 5 ml, रैपअप 5 ml और बायोफिट का पी, हमारा फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया जो है उसका 5 ml यहाँ पे हमें लेना है। तो स्टिमरिच 5 ml, रैपअप 5 ml एंड बायोफिट पी 5 ml पर लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर पानी में 5 ml स्टिमरिच, 5 ml रैपअप और 5 ml बायोफिट के पी का इस्तेमाल यहाँ पे करना है। स्टिमरिच का देखा तो उसका 90-95% तक का जर्मिनेशन रेट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। रैपअप क्यों, क्योंकि जितने भी सॉइल बॉर्न फंगस होते हैं, सॉइल बॉर्न डिसीजेस होते हैं, उनके अगेंस्ट प्रोटेक्शन अगर आपको लेना है तो रैपअप का इस्तेमाल वहां पे करना है। रैपअप इसमें जरूरी क्यों है, क्योंकि जिंजर सॉइल के नीचे आता है। फंगस का अटैक सिर्फ सॉइल के ऊपर नहीं, सॉइल के नीचे भी ज्यादा मात्रा में होता है। और जिंजर के मेन डिसीजेस आप देखोगे तो रूट रॉट नाम का जो डिसीज होता है, या मतलब क्या, उसका जिंजर का सड़ना वाला जो डिसीज होता है, वो डिसीज मेजर मात्रा में जिंजर में पाया जाता है। तो उसका अगर आपको खर्चा कम करना है बाद वाला, तो इस स्टेज में रैपअप का इस्तेमाल करना जरूरी है। बायोफिट पी क्यों, क्योंकि इनिशियल स्टेज में अच्छी व्हाइट रूट्स निकलने चाहिए, अच्छी पकड़ उसको सॉइल में होनी चाहिए, तो इसलिए हमें बायोफिट पी 5 ml का इस्तेमाल इस ट्रीटमेंट में करना है। तो स्टिमरिच 5 ml, रैपअप 5 ml और बायोफिट 5 ml 1 लीटर पानी के लिए यहाँ पे करना है। तो अगर मेरे पास कितने भी सीड्स हो गए उसके हिसाब से मुझे पानी यहाँ पे लेना है। अगर मुझे 1400 सीड्स मेरे पास है तो लगभग मुझे 20 से 30 लीटर पानी यहाँ पे लगेगा। ऑलमोस्ट मुझे मेरे सीड्स 20 क्विंटल है, मतलब 2000 केजी है, तो मुझे पानी ज्यादा लगने वाला है। तो पानी की मात्रा कुछ जगह पे अलग होती है, कुछ जगह पे अलग होती है, कुछ जगह पे अलग अलग की जाती है, क्योंकि कुछ जगह पे सीड्स अगर आप परचेस करते हो तो सीड का कोटिंग किस टाइप का है, तो इसके हिसाब से भी वहां पे पानी की मात्रा यहाँ पे एडजस्ट की जाती है। कुछ जगह पे हार्ड सीड मिलता है, जैसे कि हमारे सातारा रीजन में अगर आप देखते हो तो हार्ड सीड मिलता है, 1-2 कोम निकलने वाला, तो उस हार्ड सीड के लिए हमें 200 लीटर पानी लगता है। कुछ जगह पे सॉफ्ट सीड वहां पे मिल जाता है, तो उसके लिए कम पानी यहाँ पे यूज करना पड़ता है। तो वाटर क्वांटिटी हमें अकॉर्डिंग टू सीड साइज, सीड वेट यहाँ पे एडजस्ट करनी है। लेकिन हर 1 लीटर में कितना इस्तेमाल करना है, 5 ml रैपअप, 5 ml स्टिमरिच और 5 ml बायोफिट पी का इस्तेमाल यहाँ पे करना है। और इसका घोल मिलाकर उस घोल में लगभग 30 मिनट तक मुझे मेरा जिंजर या मेरे जिंजर का सीड जिसे बोलते हैं, उस 30 मिनट में, उस घोल में 30 मिनट तक मुझे भिगो के रखना है। 30 मिनट बाद इमीडिएट आप प्लांटेशन को ले सकते हो, या ड्राई करके भी आप प्लांटेशन के लिए ले सकते हो। तो आपको कम से कम 30 मिनट आपका सीड स्टिमरिच, रैपअप और बायोफिट पी के घोल में भिगो के रखना जरूरी है। कम से कम 30 मिनट, ज्यादा भिगोया तो भी चलता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है, लेकिन कम से कम 30 मिनट तक भिगो के वहां पे रखना है। और एक बात इसमें ध्यान में रखनी है, इसके साथ केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना। अगर वो केमिकल का सीड ट्रीटमेंट करना चाहता है, फार्मर करते हैं केमिकल का सीड ट्रीटमेंट, तो पहले वो केमिकल का करे और उसके बाद 2 से 3 दिन बाद वो हमारे स्टिमरिच, रैपअप और बायोफिट पी का इस्तेमाल उसे करना चाहिए। लेकिन केमिकल के साथ जैविक प्रोडक्ट का सीड ट्रीटमेंट यहाँ पे हमें यूज नहीं करना। स्टिमरिच और रैपअप इसका इस्तेमाल करना है। ओके, प्रतीक सर, यस, यहाँ पे Xiaomi 2312DR करके कोई ज्वाइन है, उनको बोलो अगर आप चाहते हो
तो बाद में आप कांटेक्ट कर सकते हो, उनको मीटिंग से रिमूव कर दो। ज्वाइन करना है तो आप रियल नाम से जो वहां पे ज्वाइन करो। वो चैटिंग कर रहे हैं यहाँ पे, शाओमी नाम से है। हाँ, मैं ठीक, रिमूव कर देता हूँ। यस, रिमूव कर दो। तो इस तरह से आपको वहां पे सी ट्रीटमेंट करना है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस दोस्तों। अगर आप मीटिंग ज्वाइन कर रहे हो एक अच्छी कंपनी का जिसका 24 साल का इतिहास है, 24 साल के मार्केट में अच्छे नाम से पहचानी जाती है, इथिकल कंपनी है, तो इस कंपनी के मीटिंग के लिए आप अगर बैठ रहे हो तो आपके रियल नाम से आप बैठा करो। ठीक है, ये सबसे एक मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है। तो इसको इग्नोर करते हैं, हमारे टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो सी ट्रीटमेंट इस प्रकार से हमें यहाँ पे करना है। केमिकल का इस्तेमाल हमें यहाँ पे नहीं करना, इसके साथ नहीं करना, लेकिन इसके पहले आप कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारा शेड्यूल का पॉइंट, रैप अप, सॉरी, हमारे जिंजर क्रॉप में हमारे प्रोडक्ट का शेड्यूल क्या है। बार बार हमारा मेन पॉइंट यही है, तो इसका शेड्यूल क्या है। तो शेड्यूल के लिए सबसे पहला डोज हमारा आता है, हमारा आइडियल डोज जो सभी क्रॉप के लिए जाता है। सभी धरती पे उगाने वाले उगे हुए जितने भी क्रॉप किए जाते हैं, तो सभी क्रॉप के लिए इस आइडियल डोज का इस्तेमाल हमें करना है। तो वो आइडियल डोज क्या है, स्टिमरिच 2 ml, शेत 1 ml, स्टिमरिच 2 ml, शेत 1 ml और बायो 99.3 ml का इस्तेमाल इस डोज में किया जाता है, जो सभी क्रॉप के लिए आइडियल है। कितनी बार करना है, कब करना है, तो सबसे पहला डोज अगर आप देखते हो इस स्प्रेइंग का, तो आपको लगभग 4 स्प्रे लेने हैं, कंटिन्यू 4 लगातार मंथ। जिंजर क्रॉप बहुत 18 महीने तक वहां पे चलता है, लेकिन उसका जो वेजिटेटिव स्टेज है या मैच्योरिटी पीरियड आप बोलते हो, वो लगभग 7 महीने तक रहता है। 7 महीने के बाद उसका हार्वेस्टिंग पीरियड या मैच्योरिटी पीरियड वहां पे स्टार्ट हो जाता है। तो इनिशियल 4 मंथ्स आर वेरी क्रूशियल फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द क्रॉप। तो उसके लिए पहले 4 महीने में ये जो कॉम्बिनेशन है, स्टिमरिच 2 ml, शेत ml और बायो 99.3 ml, टोटल 4 स्प्रे होने चाहिए लगातार 4 महीने तक। पहला स्प्रे कब आता है, तो जब मैं आज प्लांटेशन करता हूं, तो प्लांटेशन के 20 से 25 दिन बाद मेरा पहला स्प्रे वहां पे जाना चाहिए। आज कितना तारीख है, आज तारीख है 20 तारीख। 20 तारीख को अगर मैंने यहाँ पे जिंजर बोया या उसका प्लांटेशन किया, तो बोने के 20 से 25 दिन बाद मुझे स्टिमरिच 2 ml, शेत 1 ml और बायो 99.3 ml का स्प्रे इस चीज में या जिंजर क्रॉप में लेना है। सेकंड स्प्रे कब लेना है, उसके 30 दिन बाद। थर्ड स्प्रे कब लेना है, उसके 30 दिन बाद। फोर्थ स्प्रे कब लेना है, उसके 30 दिन बाद। 4 महीने में 4 स्प्रे इस स्टिमरिच 2 ml, शेत 1 ml और बायो 99.3 ml इस चीज या इस प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन के होने चाहिए। बहुत ज्यादा बेनिफिट्स इस कॉम्बिनेशन को माध्यम से आपको मिलते हैं। आपका क्रॉप एस्टेब्लिशमेंट अच्छा रहता है, आपके क्रॉप में ग्रीनरी अच्छी आती है, आपके क्रॉप की हाइट अच्छी रहती है। ग्रीनरी आने से उस क्रॉप का फोटोसिंथेसिस अच्छा होता है, न्यूट्रिएंट्स उसको इजीली अवेलेबल होते हैं। व्हाइट रूट का डेवलपमेंट, व्हाइट रूट या जिंजर के जो फाइबर्स निकलते हैं, उन फाइबर्स के माध्यम से उसका डेवलपमेंट भी अच्छा इस कॉम्बिनेशन के माध्यम से होता है। तो स्टिमरिच 2 ml, शेत 1 ml और बायो 99.3 ml के 4 स्प्रे 4 लगातार मंथ हमें लेना है। पहला स्प्रे प्लांटेशन के 20 से 25 दिन बाद लेना है और उसके 30 दिन के अंतराल में 4 स्प्रे मुझे कंप्लीट वहां पे करने हैं। सेकंड स्प्रे आता है इस क्रॉप में स्पेशली रैपअप का। तो रैपअप का इस्तेमाल आपको जिंजर में करना ही है। क्यों करना है, रैपअप में फंगल डिसीज का अटैक बहुत मात्रा में होता है। तो रैपअप का स्प्रे आपको लेना है 5 ml रैपअप और उसके साथ बायो 99 का इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो रैपअप 5 ml और बायो 99.3 ml पर लीटर आपको लेना है। फर्स्ट स्प्रे कब लेना है, जब मेरा जिंजर प्लांटेशन के 45 से 60 दिन बाद। क्यों, क्योंकि ये जो पीरियड है, इस पीरियड में डिसीज का अटैक बहुत ज्यादा आता है। तो इस पीरियड में 45 से लेकर 60 दिन बाद तक आपका जो क्रूशियल पीरियड है, उस पीरियड में आपको पहला स्प्रे लेना है और उसके 3rd मंथ में आपको रिपीट करना है, 5th मंथ में आपको रिपीट करना है। तो लेकिन पहला स्प्रे आपका 45 से 60 दिन में होना चाहिए। दूसरा स्प्रे 3rd मंथ मतलब प्लांटेशन के 3rd मंथ में होना चाहिए और 5वें मंथ में तीसरा स्प्रे इस कॉम्बिनेशन का आपको
वहां पे लेना है। तो रैपअप का इस्तेमाल करने के बाद आपको जितने भी फंगल एंड बैक्टीरियल डिसीज है जो जिंजर में आते हैं उसके अगेंस्ट प्रिवेंशन आपको बहुत ज्यादा मात्रा में मिलने वाला है। तो रैपअप का इस्तेमाल इस आप में आपको इस जिंजर क्रॉप में करना ही है। उसके बाद रैपअप के बाद अगर हम जिंजर में प्रॉब्लम देखते हैं वो प्रॉब्लम आता है शुड बोरर का और रिफ रोलर का। जिंजर के जो पत्ते होते हैं वो रोल किए जाते हैं एक लार्वा के माध्यम से या इस शुड बोरर के माध्यम से। वो जिंजर का जो जमीन के ऊपर का शूट निकलता है उसको कट करके वहां पे निकलता है, उसको शुड बोरर बोलते हैं। अगर उस शुड बोरर का डंक भी लगा तो उस क्रॉप का जो कंडीशन है वो पूरी तरह से गिर जाता है, वो स्टैंड नहीं रह पाता। शुड बोरर के अटैक के बाद, लिप बोरर के अटैक के बाद लार्वा उसको खाती जाती है और उस जिंजर के जितने भी पत्ते हैं वो पत्ते रोल करके आपको देखने को मिलेंगे। तो इस चीज में आपको हमारे बायोफिट के लार्विसाइड का, बायो लार्विसाइड का 2 ml, बायो 99 का 0.3 ml पर लीटर का जो कॉम्बिनेशन है उस कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल आपको वहां पे करना है। तो बायो लार्विसाइड 2 ml, बायो 99.3 ml पर लीटर का स्प्रे आपको लेना है। रिपीट 15 दिन बाद आपको इस स्प्रे का रिपीट करना है अकॉर्डिंग टू ETL। मतलब क्या, उस रीफ रोलर का अटैक कितना है, अटैक ज्यादा है तो आपको रिपीटेशन इस स्प्रे के लेने ही पड़ेंगे। अगर आप बोलेंगे एक स्प्रे में रिजल्ट दो, 2 स्प्रे में रिजल्ट दो, उसका इम्पॉसिबल है। क्योंकि मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था कि इंसेक्ट का एक लाइफ साइकिल होता है। ये लाइफ साइकिल में क्या होता है, इंसेक्ट जो उसके एक से बहुत ज्यादा मात्रा में डालते हैं तो हर एक जो इंसेक्ट है उसका लाइफ साइकिल अलग अलग रहता है। उसका एक लार्वा, प्यूपा, अडल्ट, लार्वा का स्टेज, उसका अडल्ट स्टेज, उसका प्यूपेशन टाइम वो अलग अलग रहता है। तो आप एक स्प्रे लोगे तो दूसरा स्टेज वहां पे चल रहा होगा, करेक्ट ना। तीसरा स्टेज कुछ प्यूपेशन स्टेज में होंगे तो पूरी तरह से डैमेज नहीं होंगे। तो किसी भी प्रोडक्ट का अगर इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करते हो तो आपको कम से कम 2 या 3 स्प्रे वहां पे लेने ही पड़ते हैं। नॉट ओनली बायोफिट, मैं मार्केट केमिकल का भी बात कर रहा हूं यहाँ पे कि अगर आपको उसका 100% कवरेज चाहिए तो 2 से 3 स्प्रे यहाँ पे लेने ही पड़ेंगे। तो इस चीज में अगर आप ऑर्गेनिक करना चाहते हो, ऑर्गेनिक के माध्यम से उस इंसेक्ट का कंट्रोल पाना चाहते हो तो ऑर्गेनिक के लिए आपको बायो लार्विसाइड 2 ml, बायो 99.3 ml पर लीटर यहाँ पे यूज करना है। और ये जो कॉम्बिनेशन है हर 15 दिन बाद जब तक इंसेक्ट का अटैक है तब तक आप इस 15 दिन तक यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, इंसेक्ट का काउंट कितना है उसके ऊपर डिपेंड है आपके फर्दर स्प्रे। लेकिन पहला स्प्रे आपको वहां पे लेना है। जुलाई अगस्त वाला जो मंथ पीरियड है उस मंथ पीरियड में हमारे यहाँ क्लाउडी वेदर ज्यादा होता है और क्लाउडी वेदर में जो लार्वा होती है उस लार्वा का अटैक वहां पे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो जून अगस्त ये जो मंथ है इस मंथ में लार्वा का अटैक वहां पे पाया जाता है। तो जुलाई अगस्त इस मंथ में इस बायोलार्विसाइड का प्रिवेंटिव स्प्रे आप ले सकते हो। अगस्त में आपको अटैक दिखना चालू होगा तो अगस्त मंथ ऑनवर्ड्स आप 15 दिन बाद वहां पे रिपीट कर सकते हो। लेकिन जुलाई अगस्त इस मंथ में आप प्रिवेंटिव स्प्रे इसका लेना चाहिए। 1 मिनट, 5 मिनट, ठीक है। तो इस माध्यम से आपको इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल वहां पे करना है। तो इस तरह से जितना भी स्प्रे का शेड्यूल है यहाँ पे खत्म होता है। तो फिर एक बार ओवरलुक करते हैं। स्टीमरिच का पहला कॉम्बिनेशन स्टीम शेड बायो का 4 स्प्रे लेने हैं, 4 लगातार मंथ। उसके बाद स्प्रे कौन सा आता है हमारा रैपअप का, रैपअप जो आपको फंगल डिसीजेस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देगा। उसके बाद आता है हमारा शुड बोरर और लीफ रोलर के लिए बायो लार्विसाइड और बायो 99 का इस्तेमाल हमें करना है। ऑर्गेनिक करना चाहते हो तो 100% बायो लार्विसाइड ही यूज करना जरूरी है। ड्रेंचिंग, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस जिंजर कल्टीवेशन में है उस ड्रेंचिंग का सबसे इंपॉर्टेंट रोल। अगर यहाँ पे आप देखते हो तो इस जिंजर क्रॉप में आपको इस ड्रेंचिंग वाले जितने भी प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना जरूरी है। तो ड्रेंचिंग में क्या आता है, तो सबसे पहला ड्रेंचिंग आता है इस जिंजर क्रॉप में, वो आता है रैपअप का। कुछ लोगों को मालूम नहीं, कुछ लोगों को रैपअप स्प्रे के लिए मालूम है, लेकिन रैपअप का ड्रेंचिंग यहाँ पे
जरूरी है। आज मैंने प्लांटेशन किया तो इमीडिएट उसके 3 दिन बाद आपको रैपअप का स्प्रे यहाँ पे लेना है। तो इमीडिएट 3 दिन बाद, क्यों? क्योंकि इनिशियल स्टेज पे सॉइल बॉर्न डिसीजेस का अटैक जिंजर इस क्रॉप में पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो इमीडिएट 3 दिन बाद, आज प्लांटेशन किया है तो इमीडिएट 3 दिन बाद 1 लीटर रैपअप 1 एकड़ लैंड के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो। पानी कितना चाहिए? तो ऑलमोस्ट 100 लीटर ऑफ पानी वहां पे चल जाता है। सिर्फ जिंजर का पहला जो पानी छोड़ते हैं उस पहले पानी के साथ आप रैपअप 1 लीटर प्रति एकड़ इस का कॉम्बिनेशन यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं 15 डेज आफ्टर प्लांटिंग मेरा दूसरा वहां पे ड्रेंचिंग वहां पे किया जाता है। तो दूसरा ड्रेंचिंग कौन सा होता है? प्लांटेशन के 15 दिन बाद हमारा स्टैंडर्ड डोज जो ड्रेंचिंग के लिए हम मोस्टली रिकमेंड करते हैं हर एक क्रॉप के लिए, वहां पे होता है बायोफिट एनपीके प्लस शेत वाला जो कॉम्बिनेशन है हमारा, बहुत ही आइडियल कॉम्बिनेशन है। मार्केट में सबसे सस्ता कॉम्बिनेशन बायोफिट एन, बायोफिट पी, बायोफिट के, उसके साथ हमारा बायोफिट का शेत। हर एक का 1 लीटर लेना है 1 एकड़ लैंड के लिए, लगभग 100 लीटर वाटर में आपका ये काम चल जाता है। तो 15 दिन बाद आपका सेकंड ड्रेंचिंग रहेगा बायोफिट एनपीके का। पहला ड्रेंचिंग रैपअप का करना है, उसके बाद 15 दिन बाद ड्रेंचिंग में पहला ड्रेंचिंग आता है इसमें रैपअप का, जिसके इमीडिएट 3 दिन बाद आपको रैपअप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है। उसके बाद हमारा सेकंड ड्रेंचिंग आता है जो 15 दिन बाद प्लांटेशन के आता है, वहां पे एनपीके प्लस शेत इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल हम करते हैं। और उसके बाद आता है सेकंड मंथ, उस सेकंड मंथ में हमें बायोफिट एनपीके प्लस शेत का ड्रेंचिंग करना है। थर्ड मंथ में भी उसका इस्तेमाल करना है, फोर्थ मंथ में भी उसका इस्तेमाल करना है। लगातार 4 महीना मुझे बायोफिट एनपीके प्लस शेत का ड्रेंचिंग वहां पे करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जिंजर का कल्टीवेशन में एनपीके प्लस शेत का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ज्यादा अच्छी मात्रा में रिजल्ट देने का काम या सॉइल में सुधार लाने का काम इस प्रोडक्ट के माध्यम से किया जाता है। तो लगातार 4 महीने आपको इस कॉम्बिनेशन का ड्रेंचिंग वहां पे करना जरूरी है। उसके बाद देखते हैं, अगर मेरा चौथा ड्रेंचिंग कंप्लीट होता है उसके 1 हफ्ते बाद फिर एक बार आपको रैपअप का ड्रेंचिंग वहां पे रिपीट करना है। तो ड्रेंचिंग के लिए रैपअप कितना लगता है? सिर्फ 1 लीटर का रैपअप का ड्रेंचिंग वहां पे आपको करना है। मेरा फोर्थ स्प्रे जब होता है, फोर्थ ड्रेंचिंग वहां पे होता है, फोर्थ ड्रेंचिंग के बाद आपको रैपअप का ड्रेंचिंग वहां पे करना पड़ता है। पहला ड्रेंचिंग किसका बताया मैंने? रैपअप का। दूसरा ड्रेंचिंग मेरा स्टिमरिच दूसरा ड्रेंचिंग रहेगा मेरा बायोफिट एनपीके प्लस शेत का। तीसरा बायोफिट एनपीके प्लस शेत का। चौथा एनपीके प्लस शेत का। अगर चौथा होता कंप्लीट होता है उसके बाद मुझे फिर एक बार रैपअप का ड्रेंचिंग वहां पे करना है 4th मंथ में। उसके बाद 5th मंथ में आपको बायोफिट एनपीके प्लस शेत का ड्रेंचिंग अगेन आपको करना है। 6th मंथ में भी आपको बायोफिट पी और के का ड्रेंचिंग वहां पे करना है। इस मंथ में एन का ड्रेंचिंग आपको नहीं करना। सेम 7th मंथ में एन का ड्रेंचिंग आपको वहां पे नहीं करना। लास्ट 2 वाले जो मंथ है तो उस लास्ट 2 वाले मंथ में एन इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल आपको नहीं करना। लास्ट 6th और 7th वाला जो मंथ है उस मंथ में आपको सिर्फ बायोफिट पी, बायोफिट के और बायोफिट शेत का ड्रेंचिंग वहां पे करना है 6th और 7th मंथ में। तो लगातार आप 7 महीने आप इस क्रॉप में ड्रेंचिंग कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स इस क्रॉप को जरूरी होता है। सॉइल का कंडीशन अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। तो इसके लिए एनपीके के साथ शेत का ड्रेंचिंग हमें यहाँ पे इस प्रोडक्ट में यहाँ पे करना जरूरी है। उसके बाद अगर हम देखते हैं क्या क्या खबरदारी हमें लेने हैं, जितने भी ड्रेंचिंग मैंने बताया उस ड्रेंचिंग में और हमारा जो केमिकल का डोज रहता है, कुछ लोग क्या करते हैं ऑर्गेनिक और केमिकल इन दोनों का कॉम्बिनेशन करते हैं। तो उस समय आपको केमिकल के बाद 7 दिन बाद हमारे बायोफिट के एनपीके का ड्रेंचिंग वहां पे करना है। केमिकल के बाद केमिकल के ड्रेंचिंग के या केमिकल फर्टिलाइजर देने के 7 दिन बाद आपको वहां पे ड्रेंचिंग, हर एक ड्रेंचिंग का डिस्टेंस वहां पे 7 दिन का वहां पे मेंटेन करना है। तो अगर आज मैंने केमिकल मेरे खाद में डाला
मेरे फील्ड में यूरिया, डीएपी या जो कुछ रहेगा आज मैंने डाला, तो उसके 7 दिन बाद मैं बायोफिट एन, पीके और शेड का ड्रेंचिंग वहां पे कर पाऊंगा। तो 7 दिन का अंतराल क्यों रखना है? क्योंकि हमारे यहाँ लिविंग बैक्टीरिया उस प्रोडक्ट में पाया जाता है, बैक्टीरियल फर्मेंटेशन प्रोडक्ट हमारा है, तो केमिकल की वजह से उसका काउंट यहाँ पे घट सकता है, या उस क्रॉप में अच्छे रिजल्ट लाने हैं तो उसका जो न्यूट्रिएंट वहां पे फंसा हुआ है, तो फंसा हुआ न्यूट्रिएंट भी अपटेक करने का काम इस प्रोडक्ट के माध्यम से किया जाएगा। तो 7 दिन बाद आपको वहां पे करना है। अगर कुछ लोग केमिकल का स्प्रे ले रहे हैं तो केमिकल के स्प्रे में भी 7 दिन का गैप वहां पे रखना जरूरी है। बायोफिट इन स्टिमरिच, शेड और बायो 99 का और अदर केमिकल के बीच में आप 7 दिन का गैप वहां पे रख सकते हो। डू नॉट मिक्स स्टिमरिच एंड रैपअप फॉर स्प्रे। स्प्रे के लिए स्टिमरिच और रैपअप का कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे नहीं करना, वो सिर्फ सीड ट्रीटमेंट के लिए रिकमेंडेड है, लेकिन जब स्प्रे की बात आती है तो स्प्रे के लिए हमें स्टिमरिच और रैपअप का कॉम्बिनेशन वहां पे नहीं करना। और क्या है, रैपअप के साथ किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करना, ना कि केमिकल का या कुछ अदर फंगिसाइड का या अदर इंसेक्टिसाइड का। नो, रैपअप के साथ सिर्फ बायो 99 का इस्तेमाल आपको वहां पे करना है, जिसके ज्यादा रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। स्टिमरिच एंड बायो 99 यू कैन यूज विद अदर केमिकल। अगर वो फार्मर केमिकल के साथ देना चाहता है तो केमिकल के साथ हमारा स्टिमरिच और बायो 99 वहां पे वो दे सकता है। अगर उसे लगता है कि वो उस क्रॉप में डिसीज के कंट्रोल के लिए या इंसेक्ट कंट्रोल के लिए मुझे केमिकल का ही इस्तेमाल करना है, तो उस केमिकल के साथ वो वहां पे स्टिमरिच और बायो 99 का एज पर आवर रिकमेंडेड डोज वहां पे इस्तेमाल कर सकता है। तो इस प्रकार से इस क्रॉप में हमें शेड्यूल वहां पे लेना है। तो फिर एक बार रिपीट करता हूं, एक बार ड्रेंचिंग, क्योंकि तीसरे दिन में मेरा रैपअप का ड्रेंचिंग, उसके प्लांटेशन के 15 दिन बाद मेरे एनपीके प्लस शेड का ड्रेंचिंग वहां पे आता है। सेकंड मंथ में एनपीके शेड का ड्रेंचिंग, थर्ड मंथ में एनपीके प्लस शेड का ड्रेंचिंग, फोर्थ मंथ में 2 ड्रेंचिंग आते हैं, एक एनपीके प्लस शेड का और उसके एक हफ्ता बाद रैपअप का ड्रेंचिंग वहां पे आता है। 5वें महीने में एनपीके प्लस शेड का ड्रेंचिंग वहां पे आता है। 6th मंथ में बायोफिट पी के और शेड का ड्रेंचिंग आता है। 7th मंथ में बायोफिट पी और के और शेड का ड्रेंचिंग वहां पे आता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको ड्रेंचिंग का शेड्यूल वहां पे करना जरूरी है। तो इसका जो पीपीटी है वो आपको इस चैट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप सब लोग इस चैट बॉक्स में इसका पीपीटी आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप आपके फार्मर्स को या जिंजर कल्टीवेशन फार्मर को नेटसर्फ के बायोफिट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना बता सकते हो, या इसके हिसाब से शेड्यूल आप इस प्रोडक्ट का वहां पे दे सकते हो। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ऑर्गेनिक क्यों ड्रेंचिंग ज्यादा क्यों है? तो इस ड्रेंचिंग में आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट्स इसमें मिलने वाले। बायोफिट एनपीके के बेनिफिट्स आप सबको मालूम है, तो एनपीके का ड्रेंचिंग बहुत जरूरी है। उसके बाद शेड का ड्रेंचिंग वहां पे जरूरी है, क्योंकि सॉइल की फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को सुधार लाने का काम इस शेड, इस प्रोडक्ट के माध्यम से किया जाता है। रैपअप की ड्रेंचिंग क्यों? क्योंकि सॉइल बॉर्न फंगस हो या सॉइल बॉर्न डिसीजेस हो, उसके अगेंस्ट कंट्रोल करने का काम या सॉइल में प्रोटेक्शन, जिंजर, एक्चुअल जिंजर सॉइल के नीचे रखता है, उसका फंगस का अटैक सॉइल के नीचे रहता है, तो उस केस में जिंजर को प्रोटेक्शन करने के लिए आपको रैपअप का ड्रेंचिंग वहां पे इसके माध्यम से करना है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे शेड्यूल दे सकते हो। ऑलरेडी पीपीटी चैट में यहाँ पे डाला हुआ है, या आपके जितने भी रीजनल मैनेजर्स रहेंगे उन रीजनल मैनेजर के पास पीपीटी पहुंच गया है, तो रीजनल मैनेजर को कांटेक्ट करके मैसेज करके आप ये पीपीटी ले सकते हो। तो इस माध्यम से हम इस जिंजर सेशन का यहाँ पे समाप्ति करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। और जो कुछ आदमी शाओमी नाम से जुड़ा है उनको रिक्वेस्ट है कि अगली बार आना है तो आपको रियल नेम से आना है, अदरवाइज हम आपका आईडी भी ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप अदर नाम से आए और हमें पता नहीं चलेगा। अगर आप अदर नाम से भी ज्वाइन होते हैं, हमारे पास इस सिस्टम का, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम आपको ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो रियल नाम से आप मीटिंग ज्वाइन किया करो। डन। ओके, थैंक यू प्रतीक सर। और मीटिंग यहाँ पे हम वाइंड अप करते हैं।
यस, तो आज का ये जबरदस्त जिंजर का क्रॉप का ट्रेनिंग रहा। तो जैसे ही हर मतलब थर्सडे बायोफिट के अलग अलग क्रॉप का मीटिंग रहता है, तो आप लोग हर थर्सडे आपके सभी टीम मेंबर्स के साथ ये मीटिंग में जुड़े और बायोफिट का इस्तेमाल करके ऑर्गेनिक फार्मिंग का इस्तेमाल करके कैसे एक एक पर्टिकुलर क्रॉप का सही फार्मिंग हो सकता है, उसका इंफॉर्मेशन आपको हर थर्सडे मिलता है। तो आप लोग हर थर्सडे इस मीटिंग में जुड़ा कीजिए। तो यहाँ पे ही ये मीटिंग हम क्लोज कर रहे हैं। गुड नाइट।